आओ आओ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में क्या क्या चीजें बताए थे, इनके कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे। पहली प्रॉपर्टी, लास्ट इलेक्ट्रॉन इनर डी सब सेल में जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें डी डी ट्रांजिशन होता है और ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं। ठीक। थर्ड, कलरफुल होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट एज सच या इनके कंपाउंड्स क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है, ये भी इसके पीछे भी रीजन क्या है, डी डी ट्रांजिशन है। देख लो होता क्या है, इनके कलर के पीछे का कारण यही है कि जब इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, सेकंड चैप्टर में ये चीज पढ़े होगे, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में गया, मतलब एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में गया, तो या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया या एनर्जी रेडिएट किया, बाहर निकाला। ठीक है, तो जो एनर्जी वो बाहर निकालता है, वो उस जिस कलर की वेवलेंथ की एनर्जी वो बाहर निकालेगा, वो सब्सटेंस उसी कलर का हमें दिखाई देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। जैसे बताया गया है ना कि लोहा होता है, देखने में कैसा होता है, लोहा भूरे रंग का होता है, लेकिन जब हम लोहे को गर्म करते जाते हैं तो लोहा क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए। उसके इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। तो इलेक्ट्रॉन का जब भी ट्रांजिशन होगा तो वो सब्सटेंस क्या होगा, कलर शो हमारा करेगा ही करेगा। ठीक है, तो या तो डी ब्लॉक के एलिमेंट या उनके कंपाउंड, कोई भी चीज उठा लोगे वो कलरफुल होंगे, बस इन सबों को छोड़ करके। जैसे जिंक की बात करो तो जिंक का जो कलर होता है, वो जिंक का कलर कैसा होता है, जिंक का कलर ग्रे कलर का होता है। ठीक है, ये जैसे ये है ना फर्श हमारा फ्लोर, इस कलर का ही होता है जिंक। तो ये कोई कलर होता है क्या, ब्लैक नहीं होता है। ब्लैक और व्हाइट कलर होते हैं क्या, अगर ब्लैक और व्हाइट कलर होते तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को कलर टीवी क्यों नहीं बोलते, ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल को कलर मोबाइल क्यों नहीं बोलते। ब्लैक और व्हाइट कलर नहीं होते, जब सारे कलर मिल जाते हैं तो व्हाइट कलर बनता है, जहां कोई कलर ना हो वो ब्लैक कलर होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। जहां सारी लाइट्स मिल जाती हैं, सारे कलर की लाइट्स मिल जाती है तो व्हाइट लाइट बनती है, और जहां लाइट ना हो, कोई कलर ना हो, कलर एक तरह का इल्यूजन ही होता है। कलर क्या होता है, कोई चीज कलरफुल एक्चुअल में होती तो है नहीं, वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की वो दिखाई देगी, बस। बात समझ आ रही है ना। तो कलर, अच्छा, कलर की प्रेजेंस कब होती है, जब लाइट होगी। लाइट कब होती है, जहां पर सारा कलर रहता है, तो उसी को बोलते हैं व्हाइट लाइट। तो जहां पर सारे कलर मिलते हैं वो आपका होगा व्हाइट कलर, जहां कोई कलर नहीं है वहां पर क्या होगा, ब्लैक कलर। तो जब ये दोनों कलर नहीं है तो इनको मिला करके बनता है ग्रे कलर। तो ग्रे कैसे कलर हो गया, ठीक है, कलर मतलब वो लाल पीला गुलाबी हरा नीला पिंक, यही सब चीज। बात समझ आ रही है ना। ब्लैक व्हाइट ग्रे ये सब कोई कलर नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिंक अगर ग्रे कलर का है तो हम ये थोड़ा कहेंगे वो बहुत कलरफुल है। ठीक है, ठीक है। चौथा है कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि इनकी वैलेंसी ये जिसके साथ कंबाइन कर रहे हैं उसके हिसाब से चेंज हो सकती है। जैसे हमने सोडियम के बारे में बात की थी कि सोडियम है, सोडियम के साथ अगर तुमने क्लोरीन देखा होगा तो एक ही क्लोरीन देखा होगा, NaCl। कैल्शियम के साथ अगर Cl देखा होगा तो दो ही देखा होगा, CaCl2। लेकिन अगर आयरन की बात कर लो तो आयरन में तुमने देखा होगा FeCl2 भी देखा होगा, FeCl3 भी। यहां पर ये +2 वैलेंसी शो करेगा, यहां पर +3 वैलेंसी शो करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपनी वैलेंसी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये अपनी वैलेंसी को भी चेंज कर सकते हैं। यहां तक कल हो गया था। ठीक, अब कुछ और चीजें हम लोग इसमें और जो है पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी 5th प्रॉपर्टी रहेगी
फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी है देख लो ध्यान से। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी रहेगी कि ये जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये सब मेटल हैं, ठीक। मेटल्स सॉलिड में पाए जाते हैं जनरली, लिक्विड में या गैस में, सॉलिड होते हैं। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सबके सब क्या हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, एक को छोड़ करके। वो कौन है, मरकरी, ठीक है। ये जो मरकरी है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट में ये जनरली पाया जाता है, ठीक है। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इन सॉलिड स्टेट या आर इन जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ करके बाकी सबके सब क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी देख लेते हैं कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली यूज्ड इन डेली लाइफ या देयर मेटालिक प्रॉपर्टीज आर यूज्ड इन डेली लाइफ। मेटल की मेटेलिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, कोई बता सकता है? कोई मेटल है, हम लोग मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? मेटल्स की प्रॉपर्टीज बता दो पहले। सोनोरस, ठीक है, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, सोनोरस होते हैं, ये सारी चीजें होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मेटल्स के अंदर होती हैं, ठीक। अच्छी मेटल्स होती हैं डेफिनेशन के हिसाब से वो मेटल्स जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकें, यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स अच्छे मेटल माने जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं डक्टाइलिटी की, डक्टाइलिटी मतलब ऐसा जैसे उनसे पतले पतले तार बनाते हैं, क्या सोडियम मेटल की तार बनाए जाते हैं? सोडियम मेटल का क्या तुम तार बना सकते हो? नहीं बना सकते। बना सकते हैं लेकिन उसको यूज नहीं कर सकते। वो अच्छी मेटल है, उसका तार हम बना सकते हैं लेकिन उसको यूज नहीं कर सकते हैं, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। समझ में आ रही बात? बर्तन बनाना हो अगर, क्या सोडियम मेटल का बर्तन बना सकते हो, उसमें खा सकते हो? नहीं। मतलब उनकी मेटल्स हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, पर उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी का हम डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर दो जो शब्द मैं बोल रहा हूं, डेली लाइफ और मेटेलिक प्रॉपर्टी, इसको ध्यान से सुनना। हम उसका यूज करते हैं पर डेली लाइफ में नहीं करते हैं। डेली लाइफ का मतलब ऐसे घूमते फिरते घर परिवार में, यहां पर अब कहोगे साइंटिस्ट लोग तो करते हैं, तो साइंटिस्ट लोग तुम नहीं ना हो। डेली लाइफ का मतलब डेली लाइफ, ठीक है। डेली लाइफ का मतलब क्या होता है? बहुत तेज हो, पढ़ के आए क्या है सब घर से? बहुत अच्छे। पहलवान साथ छोड़ दिए कि सिर्फ हमको दिखाने के लिए छोड़ दिया ना? 3 तलाक दिखाने के लिए छोड़ा नहीं, अभी आ जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दोस्ती तोड़ने के लिए थोड़ा कोई कहता है, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर या देयर मेटेलिक प्रॉपर्टीज आर यूज्ड इन डेली लाइफ। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी हार्ड इन नेचर, दे आर वेरी हार्ड। सॉलिड है तो हार्ड होंगे। हार्ड क्यों होते हैं, इसके पीछे का कारण है, ध्यान से सुन लो। इंटर पार्टिकल स्पेस, इसमें मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। इंटर पार्टिकल बोल सकते हो। पार्टिकल में क्या होगा कि अगर एटम होंगे तो एटॉमिक स्पेस, मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूलर, आयन होंगे तो आयंस। ध्यान से सुनो, इनके पीछे ये इनके हार्डनेस का जो कारण होता है वो इनके लास्ट शेल में मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक हाइपोथेटिकल बॉन्ड होता है जिसको कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। इसके बाद वाला जो चैप्टर है हमारा, 4th चैप्टर है ना, केमिकल बॉन्डिंग, जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है हमारा, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में लास्ट में एक टॉपिक आएगा मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है, क्या होता है वो वहां पर पढ़ लेंगे। ये किस चीज पर डिपेंड करता है वो ये चीज जान लो। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ये चीज तो ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं लास्ट शेल में। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ज्यादा, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड होने चाहिए। अगर वो सारे इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेयर्ड हैं तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा? बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक। ध्यान से सुनो, एक आध एग्जांपल लेकर के चलते हैं, ठीक है। जैसे हम आयरन की बात करें, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लास्ट में क्या आएगा? 3d6 आएगा। लास्ट में क्या आएगा?
3d6 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, आयरन के बाद हम आ जाते हैं जिंक पर। जिंक है, जिंक का लास्ट में क्या आएगा 3d10। जिंक का लास्ट में कन्फिग्रेशन करोगे क्या आएगा 3d10। अरे 30 है और ये 26 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। इसमें कितने हैं 0। इसमें मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, एक तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए और वो ज्यादा कैसे होने चाहिए अनपेयर्ड होने चाहिए। समझ में आ रही है बात की नहीं? ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो अनपेयर्ड हो तो मेटेलिक बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक, जैसे सोडियम है पोटेशियम है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो अनपेयर्ड हो कम है, लास्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन ही है 3s2 4s2 5s2 ऐसे s ब्लॉक में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर्ड होने के साथ साथ कम भी है, इसीलिए ये सब क्या होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। सोडियम मेटल को देखोगे अगर तो ऐसे रखा हुआ है तो उसको ऐसे हाथ से पकड़ के तोड़ सकते हो। सोडियम मेटल को कहते हैं ना चाकू से भी काटा जा सकता है केक की तरह से। सोडियम मेटल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है अनपेयर्ड है, चलो एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन अनपेयर्ड है, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है उसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स होने भी चाहिए और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए तो मेटेलिक बॉन्ड हमारा स्ट्रांग होगा। जिंक में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है डी सब शेल में। ठीक है, लेकिन वो 10 के 10 क्या है पेयर्ड है। क्लियर हो गई बात? अब लास्ट है, तुम्हें ज्यादा क्लियर हो रहा है, लास्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो इंपॉर्टेंट है, उस चीज को ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में आता भी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है 8वीं प्रॉपर्टी, 7वीं है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑल सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। एक है हमारा पैरामैग्नेटिक और एक है डायामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। ठीक, पैरामैग्नेटिक देख लेते हैं क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक और इनकी पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं और इनकी पहचान कैसे करते हैं। ठीक, अभी पी ब्लॉक पूरा बचा हुआ है ना। ठीक, डी ब्लॉक पी ब्लॉक एफ ब्लॉक के बारे में ज्यादा नहीं जानना है क्योंकि ज्यादा जाना ही नहीं गया है। ठीक है, सब रेयर अर्थ एलिमेंट है, लैब में बनाया गया उनको और जितना बनाया गया उस दुनिया में उतना ही पाया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, लैब में उनको बनाया गया और जितना बनाया गया उतना ही पाया जाता है दुनिया में। ठीक, तो डी ब्लॉक में क्या है कि पैरामैग्नेटिक, पैरा का मतलब क्या होता है ध्यान से देख लो, पैरा का मतलब क्या होता है? कभी नाम सुना है पैरा? क्या पैरा? पैरा कमांडोस। ठीक है, ये क्या होते हैं? पैरा का मतलब होता है पैरासूट, पैरा का मतलब होता है लेस या लो, LOW कम। ठीक, पैरामेडिकल होता है जैसे माने डॉक्टर नहीं, डॉक्टर से थोड़ा सा कम। पैरामिलिट्री फोर्सेस मतलब आर्मी नहीं, आर्मी से थोड़ा कम। पैरा कमांडोज, कमांडोज नहीं, कमांडोज थोड़ा कम। पैरामैग्नेटिक का मतलब बहुत ज्यादा मैग्नेटिक ना हो, थोड़ा सा कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो। हैं? अब हर चीज में वो कमी होता है क्या? बहुत हीरो बन रहे हैं। पैरासूट का मतलब खाली थोड़ा सा कम सूट उट हो, उसमें बद्धी उद्धी खाली पहने हो, बाकी सारा कपड़ा तुम्हारा ऊपर लटका हो। जैसे मान लो शर्ट हो,
शर्ट पैंट है ना, शर्ट के दोनों पहिया यहाँ और पैरों में से बांध दिया जाए तुम्हारे ऊपर से और छत से फेंक दिया जाए, तो वो तुम्हारा सूट नहीं, ड्रेस नहीं कहलाएगा, वो पैरा सूट कहलाएगा। समझ में आ रही बात ना? समझ गए? मैग्नेटिक का मतलब हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनकी दो प्रॉपर्टी हम लोग जो है जानते हैं, और ये जानना जरूरी है, आगे 12 में भी काम आएगा, कई कंपटीशन में भी अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे काम आएगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन बी मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये हो गया पहली लाइन। जो मैंने बोला तुमने सुना, मैंने समझाया पर तुमने समझा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर या सब्सटेंसेस कैन बी मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई सब्सटेंस लोहा लें, ठीक है, इस लोहे को यहाँ पर रखा गया और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल। तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो ये उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने का मतलब ये उस मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा। मतलब अगर यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ हो जाएगा, और यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, और ये अपनी जगह पर रहेगा और ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक, जैसे फील्ड हटाएंगे हम लोग तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। मतलब एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है। ये बात समझ में आ गई? जो दूसरा सब्सटेंस है जिसको डायामैग्नेटिक कहते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। हमने इस तरफ नॉर्थ पोल रखा, इस तरफ साउथ पोल रखा। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके द्वारा क्या होते हैं, रिपेल कर दिए जाते हैं, रिपल्सन महसूस करते हैं। मतलब अगर यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर अगर साउथ पोल है तो यहाँ साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। इसको कहा जाएगा कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रही बात की नहीं? मैग्नेटिक फील्ड में इनको रखा गया, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, तो ये रिपल्सन महसूस करेंगे कि नहीं महसूस करेंगे? ठीक, तो ये क्या होते हैं, मैग्नेटाइज तो होते हैं पर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज क्लियर हो गया? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी मैग्नेटाइज होते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी मैग्नेटाइज होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। ठीक, ये चीज क्लियर अगर हो गई है तो अब हम आगे ये बताएं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है कि कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, मेन चीज तो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा। ध्यान से सुनना, अगर किसी भी एलिमेंट के एटम में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। समझ में आ रही बात? अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो क्या कहलाएगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं? और इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट में। ठीक है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है n+2bm, बोर मैग्नेट्रॉन एक यूनिट होती है इसकी। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीज आयरन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आयरन देख लेते हैं। वैसे आयरन एक अलग तरह का मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, उसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। लेकिन फिर यार पैरा और डाया जानते हो, तो पैरा और डाया में देखते हैं। आयरन की बात करते हैं, यहां पर फॉर्मूला लिख दिया जाए, म्यू इज इक्वल टू n+2bm। ये bm क्या है, यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की। बोर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से ममता देखो, समझ में आ जाएगा।
आयरन की हम लोग बात कर रहे हैं। आयरन सबसे पहले देखते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। ठीक है, तो इसका करते हैं कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन करेंगे, क्या आ जाएगा 3d6, 1 2 3 4 5 है, 2 3 4 5 6। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कितने अनपेयर्ड हैं? जोर से बोलो। बहुत अच्छी। लेट नहीं, ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट है या बैल होते हैं, बैलों को भी जो है रास्ते में चल रहे होते हैं तो उनको बोलो ना पिवरे आड़ आ पिवरे, ये तो बैल में सुनते ना 10 मिनट बाद यही करते हैं, तो वही बैल हो। तुम क्या नाम है? पूरा नाम बताओ। तो भी बैल हो तुम। सुमित साहनी अगर नाम है, अमित साहनी मान लो नाम है ठीक है सुमित साहनी नाम नहीं है। सुमित बैल नहीं है। बैल एकदम बहुत अच्छा लड़का है, सुमित बैल नहीं। ठीक, अब ठीक 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो गया कि डायामैग्नेटिक हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया। ये चीज क्लियर हो गया। ये तो अब एलिमेंट पता चल जाए तो उसका कन्फिगरेशन करके पता कर लोगे। अब इसका ये निकालते हैं। ठीक है, ये n है। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। रखते हैं 4 √24 आ गया। √24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√6 लिख दिया। अब इसको 2 इंटू √6 को √3 इंटू √2 कर सकते हैं ना, यानी कि 1.73 इंटू 1.4 मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा आंसर वही आएगा आपका बोर मैग्नेट्रॉन में। इसका मैग्नेटिक मोमेंट वही क्या आएगा? इसका मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। पहले बताओ ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, पता करो। मैग्नीज मैग्नेटिक मोमेंट इसका पता करिए। फॉर्मूला लिख दें भैया। पैरा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? कर लो ना, काहे सोच। हाँ ठीक ठीक 3d5 आएगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। n की जगह 5 रखो। √35 यानी कि लगभग ये 5.9 मान लो। 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन आ गया इसका। ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है इसका, सबसे ज्यादा हो गया। अब डी ब्लॉक में मैक्सिमम जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे कि डायामैग्नेटिक होंगे? सब के सब पैरा ही होंगे। वही जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़ दिया जाए तो, जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़ दिया जाए, उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर्ड हैं। ठीक है, तो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। ठीक, कोई समस्या? ये चीज क्लियर है ना? अब इस डी ब्लॉक के बाद देख लो, डी ब्लॉक के बाद अब हमारा आता है पी ब्लॉक। डी ब्लॉक के बाद क्या आता है? पी ब्लॉक। 13 से लेकर के, थोड़ा सा कंट्रोल रखा कर मेरे भाई, इतनी बेचैनी ठीक नहीं, क्योंकि होना तो कुछ है नहीं। नहीं रे छोड़ो, वो कुछ नहीं बोले, वो आपस में सब कर लिए थे। ठीक है, तुम्हें बेचैनी हुई तब तुमने पीछे देखा कि वे
देख ले। वो देख के आपस में खुश हो चुके थे सब। तुम्हें जानना था कि कहीं मेरे दोस्तों से मिस तो नहीं हो गया। वो पीछे बैठे हैं, उनसे नहीं मिस होगा। ठीक है। कुल छछुनरई जो है, अब देखो ध्यान से, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं, इनको कहा जाता है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्या कर जा रहे हो जी? ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। रीजन पता है? पहली प्रॉपर्टी तो रीजन ही हो जाएगा, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? पी सब शेल में जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए भैया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके बताओ। अरे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, अरे सामने लिखा कर दो, एटॉमिक नंबर 8, 2p4। बहुत अच्छे। 2p4 का मतलब क्या हुआ? आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में गया है। जब आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में गया है, इसका मतलब ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, पी ब्लॉक को हम लोग कहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक या पी ब्लॉक इज वेरी रिच ब्लॉक। पी ब्लॉक क्या है? बहुत रिच ब्लॉक है। अब रिच का मतलब ये नहीं कि पी ब्लॉक के पास बहुत पैसा है। पी ब्लॉक के पास वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स एंड वैरायटी ऑफ फिजिकल स्टेट्स है। All S block elements are metal. All D block elements are metal. But P block है metals, non-metals and metalloids. Metals, non-metals and metalloids. कंट्रोल रखो तुम भी अपने पे, रसगुल्ला की तरह होते जा रहे हो। कौन? सुने, पर रिच ब्लॉक क्यों है ये तो जान लो। पी ब्लॉक बहुत रिच ब्लॉक इसलिए है क्योंकि इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलाइड भी है। ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉलिड इन स्टेट। डी ब्लॉक सॉलिड स्टेट, बट पी ब्लॉक है सॉलिड, लिक्विड, गैस। समझ में आ रही बात कि नहीं? पी ब्लॉक में मेटल भी पाई जाती है, नॉन मेटल भी, मेटलॉइड्स भी। पी ब्लॉक में सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। मतलब इतना वर्सेटैलिटी हमें पी ब्लॉक में देखने को मिलती है, इसीलिए कहा जाता है कि पी ब्लॉक बहुत रिच ब्लॉक है। एस ब्लॉक में इतना वैरायटी नहीं देखने को मिलता है। एस ब्लॉक सबका सब मेटल, सबका सब सॉलिड। डी ब्लॉक सबका सब मेटल, सबका सब सॉलिड, वो एक मरकरी है लिक्विड बस। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दो, कल फिर मिलते हैं। एरोप्लेन मोड पे है।